हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि लास्ट टाइम की अब हम ईएमएस, वीपीआरपीएल एंड वाबा के कॉन्फ्रेंस कॉल को कवर करेंगे। देखेंगे कि इस पूरे सेक्टर में ग्रोथ कब तक है, शॉर्ट टर्म में क्या है हमारे लिए, लॉन्ग टर्म में क्या है हमारे लिए, कब एंट्री एंड एग्जिट लेनी चाहिए इस पूरे सेक्टर में। इस सेक्टर में हमारे पास तीन कंपनी है, ईएमएस, वीपीआरपीएल एंड वाबा को हम तीनों के ही कॉन्फ्रेंस कॉल को हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, वी विल स्टार्ट विद द क्वार्टरली रिजल्ट कि देखते हैं कि इस क्वार्टर में कैसी ग्रोथ आई है। एंड देन वी विल कवर द कॉन्फ्रेंस कॉल की कंपनी क्या क्या बता रही है आगे के शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के क्या ग्रोथ उनके एक्सपेक्ट करती है इस कंपनी में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर फर्स्ट। सो वीपीआरपीएल के सेल्स ग्रोथ हुई इस क्वार्टर में 13%, एबिटा हुआ 27% एंड नेट प्रॉफिट हुआ 12%। ओके, बहुत ही डिसेंट सेट है क्योंकि ये पूरी जो ये जितने भी कंपनीज है वाटर थीम में, इन सब के क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू ज़्यादातर एकदम डिसेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है। एंड आई टेल यू वाई, आगे बताता हूँ मैं। ईएमएस की जो सेल्स ग्रोथ है वो है 11%, एबिटा है 20% एंड नेट प्रॉफिट है 10%। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट और एबिटा में बहुत बड़ा गैप है। एंड देन वाबा का सेल्स ग्रोथ है 5%, एबिटा है 9% एंड नेट प्रॉफिट है 17%। मतलब सेल्स ग्रोथ हो रही है 5% की, बट नेट प्रॉफिट आ रहा है 17%। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कंपनी ऐसा क्या इनके क्या थीसिस है जिसकी वजह से इतना बड़ा जंप आ रहा है, सेल्स और नेट प्रॉफिट के पीछे इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हम एक एक करके इनके कॉन्फ्रेंस कॉल कवर करेंगे। एंड इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इनके जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट फर्स्ट Q1 और Q2 में ये डिसेंट ही होते हैं, एंड Q3 एंड Q4 बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं इन तीनों ही कंपनीज के लिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये ऐसे ही प्ले आउट होती है कि पहले के 2 क्वार्टर्स ओके ओके हो गए एंड बाकी के 2 क्वार्टर्स बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ हो गए। सो अभी हम काम करते हैं, हम इनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स रीड करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इनके प्लानिंग है। लेट्स स्टार्ट विद द वाबाक, क्योंकि वाबाक जो है इसके कॉन्फ्रेंस कॉल सबसे बेस्ट लगी मुझे एज कम्पेयर टू वीपीआरपीएल एंड ईएमएस। ओके, सो पहले इंडस्ट्री का ओवरव्यू ले लेते कॉन्फ्रेंस कॉल्स के कि बाय 2030, ठीक है, इंडिया में बाय 2030 देयर इज अ 50% गैप इन वाटर नीड एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, मतलब 50% का गैप है जो हमें हमारे पास है और जितना हमें सप्लाई करना चाहिए वाटर रिलेटेड। सो एक बहुत ही बड़ा गैप है। एंड ये सारा ही गैप अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट बजट में, तो ये गैप एक्चुअली गवर्नमेंट ट्राई कर रही है फिल करने को। जैसे आपने देखा होगा जल जीवन आ गया, अमृत आ गया, बाद में अटल भुजल योजना, ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट लेके आ रही है ताकि ये जो गैप है ये फिल कर सके। एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने के लिए, गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इट्स अ नीड, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे इंडस्ट्री से भी प्रॉब्लम आएगा एंड एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कॉन्शियस है इन सारे डिसीजन पे। और मेजरली चांसेस यही है कि हर एक जो बजट आएगा उसमें वाटर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वाबाक की वाबाक में क्या चल रहा है कि इसके कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि न्यू ग्रोथ वेव क्या है वाबाक के लिए, राइट? क्योंकि वाबाक जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके जो पूरे जो बिजनेस है वो ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, ना कि जस्ट लाइक डोमेस्टिक लेवल पे जैसे कि वीपीआरपीएल एंड ईएमएस होते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात की कि अल्ट्रा प्योर वाटर जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो सोलर पीवी होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं एंड जनरेटिंग क्लीन फ्यूल, इन सब में अल्ट्रा प्योर वाटर की नीड बहुत ज़्यादा होती है। अल्ट्रा प्योर वाटर क्या है? लेट्स से एक पानी है, उसमें से आपने सॉल्ट हटा दिया, उसमें से आपने इनऑर्गेनिक सॉल्ट हटा दिए, जिसकी वजह से अब उसमें उस पानी में ज़्यादा कुछ न्यू सेल्स नहीं बनते। तो ये जो पानी होता है इसको बोलते हैं अल्ट्रा प्योर वाटर। एंड इसका यूज़ क्या होता है नॉर्मल वाटर से कि ये जो पानी हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और जो भी बाकी के इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ की उन प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी एंड जो एक लाइफ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा सालों तक काम कर सकते हैं। एंड हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ एट प्रेजेंट सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में है। एंड इसके साथ साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन है एंड बाकी के जो भी अदर्स जो इंडस्ट्रीज है, ये सब सनराइज या कह सकते हो कि अपकमिंग सेक्टर्स है। मतलब इन इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ बाकी है, ये एक इंडस्ट्री अभी भी एक एक्सपांशन मोड पे है। तो जब तक ये सारी इंडस्ट्री एक्सपांड करेगी तब तक वाबाक के भी ग्रोथ जो है वो एक्सपांड कर सकते हैं, राइट?
एक और चीज़ यहाँ पे थर्मल एंड न्यूक्लियर, तो जो थर्मल प्लांट होते हैं उसमें भी ट्रेमेंडस वाटर की ज़रूरत पड़ती है इन सब वाटर्स की। एंड गवर्नमेंट ने क्लियर गाइडेंस दिया, स्पेशली नीति आयोग ने गाइडेंस दिया कि आपको इन सब में रिसाइकल वाटर ही यूज़ करना है। आप कोई भी पानी लेके आप थर्मल के प्लांट में यूज़ नहीं कर सकते, आपको रिसाइकल वाटर ही लगेगा। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल रही है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इनफैक्ट अगर आप बाहर भी देखोगे तो यही सारी प्रॉब्लम्स हर एक कंट्री में है और सब लोग रिसाइकल वाटर्स के पीछे बहुत भाग रहे हैं एट प्रेजेंट। तो इस कंपनी ने IOCL के साथ भी काम किया हुआ है, MRPL के साथ भी काम किया हुआ है। तो मतलब बहुत ही प्रोफेशनल है एंड इवन आई नो कि इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, तो ये क्या समझ में आ रहा है कि जो बिजनेस में वाबाक है वो बिजनेस एक स्केलेबल बिजनेस है। ये बिजनेस बड़ा हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे रिसाइकल वाटर्स की जो डिमांड है एट प्रेजेंट मार्केट वो बहुत ही बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्रीज है इनमें इन सब की जरूरत अब बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। एंड ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मारपीट नहीं हो रही, यहाँ पे हर एक बिजनेस एक्सपांड करेगा। यहाँ पे इतना बिजनेस एट प्रेजेंट अवेलेबल है कि EMS हो, VPRPL हो, वाबाक हो, कोई और इंटरनेशनल प्लेयर हो, सबको काम मिल सकता है, राइट। तो वो एक चीज़ को हमें दिमाग में रखना है, ना कि कोई ऐसी ऑटो इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे टाटा मोटर्स को एक बार बार न्यू प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा मारुति के लिए, कि मारुति को एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू कार लॉन्च करनी होगी, हर साल R&D पे इतना खर्च करो, फलाना फलाना, तब जाके आप कॉम्पिटिशन सर्वाइव करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा ये मार्केट का स्ट्रक्चर एट प्रेजेंट है। ओके, इसके साथ अब हम बात करें कि इनके सेल्स में और इनके प्रॉफिट में इतना बड़ा गैप क्यों है। देखो, वाबाक जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, उसका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एज कम्पेयर टू EMS एंड VPRPL। इनके बिजनेस में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज होती है, जिससे इनकी सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट या बहुत ही डिसेंट लेवल पे ग्रो करेगी। बट इनकी जो बॉटम लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकती है और कर रही है एट प्रेजेंट। लास्ट फ्यू इयर्स में भी किया है एंड आगे की नेक्स्ट फ्यू इयर्स में भी करेंगे, क्योंकि इनके मैनेजमेंट की वो स्ट्रेटेजी वैसी है और इनके प्रोजेक्ट्स वैसे होते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी वैसे यूज होती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि सेल्स ग्रोथ कितनी भी हो, बॉटम लाइन ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तभी आपका स्टॉक प्राइस परफॉर्म कर पाएगा, जो वाबाक बहुत ही अच्छे से करता है। ऐसा नहीं कि इनके फाइनेंशियल्स खराब हो गए तब जाके इन्होंने परफॉर्म किया है, नहीं, विदाउट फाइनेंशियल्स खराब किए, विदाउट बैलेंस शीट खराब किए भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने काम को एग्जीक्यूट किया है। सो कीप दैट इन माइंड। एंड रिसेंटली इन्होंने क्या क्या इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, एक रिलायंस प्रोजेक्ट चल रहा है, पागला प्रोजेक्ट चल रहा है बांग्लादेश में। एंड अभी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इनका था वो चेन्नई देसल प्रोजेक्ट था, दैट विल स्टार्ट नाउ पिकिंग, मतलब वो भी पिकिंग अभी स्टार्ट कर लेगा। इसके बाद जो ये बता रही है वाबाक के मैनेजमेंट कि देखो, जो H1 होता है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनमें ज़्यादातर पैसा दिया जाता है, प्रोजेक्ट में खर्च किए जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट ईयर जो Q3 Q4 होते हैं, इसमें यही सारे प्रोजेक्ट से पैसा लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिमाग में रखना है कि 2 क्वार्टर्स तो हो चुके हैं, राइट। तो उसमें कैसे होता है कि रेवेन्यू ब्रेकडाउन कैसे होता है कि या तो पहले के 2 क्वार्टर्स में 40% या तो 35% ग्रोथ होगा एंड बाकी का 60-65% ग्रोथ नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में होगा। मतलब अभी के और 2 क्वार्टर्स और स्ट्रॉन्ग आने वाले इस कंपनी के लिए, एंड बाकी की जो कंपनीज है उनके लिए भी ये सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इस पूरे इंडस्ट्री का वैसे प्ले आउट करता है। सो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि मतलब हमारे जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स है वो ज़्यादा अच्छे हो गए, तो स्टॉक प्राइस एकदम ड्रास्टिकली नहीं गिरेगा, ये भी हमें दिमाग में रखना है एज एन इन्वेस्टर, ठीक है। तो लास्ट 4 ईयर प्रोजेक्ट, हाँ, तो यहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स में पैट ग्रोथ जो थी वो कैगार, उसका जो कैगार था वो था 45%, बहुत ही ब्रिलियंट। मतलब मैनेजमेंट क्या टॉप क्वालिटी की होगी यही समझ में आ जाता है, राइट। एंड कंपनी का क्या स्ट्रेटेजी है, शिफ्टिंग फ्रॉम EPC, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, टू EP। तो इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो एक्चुअली आपको इसके लिए फिर आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। मैंने भी नहीं पढ़ी अभी तक, मैं फ्री होकर पढ़ूंगा। आज तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल ही हम ये कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इंप्रूव मार्जिन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग कैपिटल शिफ्टिंग फ्रॉम, हाँ, और एक और चीज़, इनका मार्केट मिडल ईस्ट में भी अच्छा खासा है और मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा फोकस है वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जो जिस मार्केट में वाबाक है वो ग्रो कर रहे हैं, जिनको सप्लाई करने वो अपने आप में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट अच्छे हैं, ओवरऑल वाबाक बहुत ही स्मार्ट कंपनी लगी मुझे। एंड दैट इज वाई मैं इसको हमेशा पढ़ते रहता हूँ, इससे क्या अपडेट्स आ रहे फलाना फलाना, ठीक है। तो मैं इस कंपनी को कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक मिड रिस्क बट एक हाई ग्रोथ में, ठीक है। बट एट प्रेजेंट थोड़े वैल्यूएशन बढ़ गए, तो हम देखते हैं कि क्या आगे के क्या प्लानिंग हो सकते हैं वैल्यूएशन वाइज में। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में।
VPRPL। सो VPRPL के भी कॉन कॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ट्विस्ट और क्लाइमैक्स थे बैक टू बैक। मुझे तो ऐसे लगा कि मैं मूवी पढ़ रहा हूँ, मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, लेट मी चेक दिस वन। ओके, सो VPRPL का जो फर्स्ट क्वार्टर था वो बहुत टेरिबल था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा उन्होंने डिसेंट रखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं किया, डिसेंट था। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। देखो, ये जो प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज अ हेडविंड, ठीक है, दैट्स अ हेडविंड इन Q1 एंड Q2 फॉर ऑल द प्लेयर्स। बट वाबा ने अच्छा परफॉर्म कर दिया क्योंकि एक बहुत ही बड़ी लेवल की कंपनी, VPRPL इतनी बड़ी नहीं है अभी तक। ओके, एंड मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही है। एक एक होता है वाबा का मैनेजमेंट, एक होता है एक नॉर्मल VPRPL जो एक, ठीक है, अच्छी कंपनी है बट उस लेवल की नहीं है, तो उनके मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिफरेंस तो हो गए। तो पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं कि इनके की रेशियो थोड़े से बिगड़ गए, मैं ऐसे कह सकता हूँ। जैसे कि इनके शॉर्ट टर्म डेप्ट इंक्रीज हो गए, इनके लॉन्ग टर्म डेप्ट भी इंक्रीज हो गए, इनके डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो गया, इनके वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया, इनके रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, इनके पेएबल रिसीव हो गए। तो ये सारे ही रेशियोज एकदम बहुत अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये सब खराब लेवल पे ही है। बट बहुत खराब भी नहीं है, शायद से हेडविंड की वजह से एक छोटी कंपनी को शायद से थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं। सो लेट्स सी कि Q3 में ये कैसे परफॉर्म करते हैं। आई बिलीव कि कंपनी कर लेगी, इतना भी कोई बड़ा इशू है नहीं जितने मार्केट में बात चल रही है। ओके, तो देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस सबके पास है, पूरे इंडस्ट्री में ग्रोथ है, बट एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वो वाबाक में तो है ही है, वो हम सबको पता है। वो EMS में भी है, क्योंकि EMS का भी मैनेजमेंट वॉक टू टॉक है, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। VPRPL के केस में थोड़ा हो रहा है, बट वो देख लेंगे क्या होता है आगे का, वी कांट से राइट नाउ। ओके, सो कंपनी ने एट प्रेजेंट क्या किया, उन्होंने इन हाउस डेवलपमेंट किया, किस चीज़ के बारे में, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फैसिलिटीज़ में। तो इससे क्या होता है कि मतलब जैसे एक मैं बाहर से सब्जी खरीद रहा हूँ, एक मैं खुद के घर पे उगा के सब्जी खरीद रहा हूँ, तो वो ज़्यादा, जो मैंने खुद के घर पे सब्जी उगाई है उसमें मेरे को कॉस्ट सेविंग होता है, राइट। सो इन दैट वे ओनली जो VPRPL है उन्होंने कुछ सारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन किए, जिससे जो बाहर के रॉ मटेरियल्स है वो यूज़ करने से बेटर है कि इन्होंने खुद के इन हाउस बना के खुद को ही इन्होंने सप्लाई कर दिया, जिससे इनकी कॉस्ट सेव हो जाती है, तो थोड़ा मार्जिन और प्रॉफिट पे अच्छा असर पड़ता है। सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या बताया कि 5,086 करोड़ का बुक ऑर्डर है, विच विल बी एक्सीलरेटेड इन द अपकमिंग क्वार्टर। जो Q3 एंड Q4 है, जो इंडस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वी ऑल नो डेट नाउ, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाता है, रेनफॉल खत्म हो जाती है, तो जो भी स्लो डाउन आया है फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, वो नेक्स्ट के 2 क्वार्टर्स में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू के इंक्रीज होने के चांस ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा है फॉर दिस कंपनी एज वेल। ओके, अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं, गोवा में एक्सपांड कर रहे हैं, इनके बहुत सारे बिड्स पाइपलाइन है अभी, वो भी अभी थोड़े टाइम में हमें पता चलेगा क्या क्या इनकी बिडिंग किए हुए हैं। क्या इनका 17% का, तो ये क्या कहते हैं इसको, 17% का इनके विनिंग चांसेस होते हैं। लेट्स से मैंने 1,000 करोड़ का बिडिंग किया है, तो 17% का इनके विनिंग चांसेस होते हैं, तो हमें 1 करोड़ एंड 170 करोड़ का बुक ऑर्डर्स मिल सकता है, एक एग्जाम्पल की तरह। बट बुक ऑर्डर्स बड़ी है जो बिडिंग वाली है। ओके, इसके साथ साथ इनके जॉइंट वेंचर भी है ये वाबाक के साथ, और ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि आगे भी वाबाक के साथ इनके क्या क्या कोलैबोरेशन आते हैं, क्योंकि अगर आते हैं तो बहुत ही इनके भी चांस है कि ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। बट ये सिर्फ एक सोच है, अभी तक ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, तो हम उस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है, ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि VPRPL के पास भी पोटेंशियल है, और बुक ऑर्डर्स हेल्दी है, इंडस्ट्री हेल्दी है, पहले भी परफॉर्म किया हुआ है पास्ट में, बट जो पहले के जो 2 क्वार्टर्स थे वो डिसेंट है, एंड उसी की वजह से इनके जो रेशियोज है वो थोड़े बिगड़ गए। तो एज एन इन्वेस्टर देखना पड़ेगा कि Q3 में ये अपने लोन बुक थोड़े कम करते हैं, एंड कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं वो थोड़ा हमें देखना होगा। ओके, सो EMS का भी सेम ही रीजन है कि जो पहले के जो 2 क्वार्टर्स है वो ओके थे, एंड आगे के जो 2 क्वार्टर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं रेवेन्यू वाइज एंड प्रॉफिट वाइज, क्योंकि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसे। मेरे को लगता है मैं 10 बार वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि इनके सारे कॉन कॉल्स में, तीनों के कॉन कॉल में वही है कि भाई आधा पेज तो उस पर ही है कि इनके क्वार्टर्स ऐसे गए, आगे के क्वार्टर्स ऐसे जा सकते हैं, फलाना ठिकड़ा। बट जितना मैंने इंटरव्यूज देखे इनके मैनेजमेंट के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। EMS एक्चुअली इनके मैनेजमेंट बहुत डायनामिक लगते हैं। इनके बैक ऑफ द हेड क्या चलता है कि एक बिजनेस को, EMS के बिजनेस को मैनेजमेंट ऐसे सोचते हैं कि इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, स्केलेबल कर सकते हैं, और कितना ज़्यादा स्केलेबल करने के साथ साथ एसेट लाइट कर सकते हैं। ज़्यादा भी हमें बहुत ज़्यादा एसेट हैवी नहीं करना, हमें एसेट लाइट मॉडल्स पे इनका बिजनेस चलता है। ओके, सो एट प्रेजेंट इनकी बिडिंग पाइपलाइन क्या है, 6,470 करोड़ का इनका बिडिंग पाइपलाइन है, जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमें पता चलेगा कितना इन बिडिंग पाइपलाइन में से कितना कन्वर्ट हुए इन बुक ऑर्डर्स। तो इनके बुक ऑर्डर्स अभी आगे फ्यूचर में और बढ़ने वाले हैं।
सो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होगा फॉर द कंपनी। एंड इनका भी सेम है, लाइक क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 के अंदर ऑलमोस्ट ये 60 टू 63 का इनका रहेगा रेवेन्यू ग्रोथ, सॉरी रेवेन्यू और प्रॉफिट बाकी है अभी तक। 40% काम हो चुका है, 60% का काम अभी बाकी है, तो वो हमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में पता चलेगा। ओके, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, there is enough work in the market, semiconductor, solid ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, वन ऑफ द सब्सिडरी। इनकी एक सब्सिडरी स्टार्ट होने वाली है, तो अगेन एक न्यू रेवेन्यू के और प्रॉफिट के अभी चांसेस बढ़ जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट मुझे ईएमएस के बारे में ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं किया, मैंने फिर भी पढ़ा है, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग बात नहीं हुई है। बात सिंपल है, कंपनी को काम मिला है, कंपनी काम एग्जीक्यूट करेगी, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 अच्छा जाएगा। इनके फाइनेंशियल इतने ख़राब नहीं हुए जैसे कि वीपीआरपीएल के हुए थे, तो वो एक डिफरेंस बना के रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो हमें समझ में आ रहा है कि सेक्टर स्ट्रांग है, ग्लोबली भी सेक्टर स्ट्रांग है, इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कंपनी के बाद बैक टू बैक बिजनेस आ रहा है, इस पूरे इंडस्ट्री में इतना कुछ कंपटीशन नहीं है, सबको बिजनेस मिल रहा है। सो जो एक ही रीज़न है, जो एक ही चीज़ है जो हमें ट्रैक करनी एज एन इन्वेस्टर की एग्जीक्यूशन कर रही है कंपनी की नहीं कर रही है। कंपनी बोल रही है हम एग्जीक्यूट करेंगे और कर ही नहीं रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। एग्जीक्यूशन में ही कंपनी जीतेगी। तो इनमें सबसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करने में वो है वाबाक, सेकंड है ईएमएस, थर्ड है वीपीआरपीएल। हम इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं। फाइनेंशियल्स में कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगेन वाबाक, फिर ईएमएस, फिर वीपीआरपीएल। ओके, एंड फ्यूचर ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, आई गेस वाबाक, ईएमएस, वीपीआरपीएल थोड़े लेवल में एट प्रेजेंट। तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अभी ये सब कॉन्फ्रेंस कॉल का ही डेटा है, इसमें एनुअल रिपोर्ट या पीपीटी या बाकी कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, या ब्लॉग्स या जो भी बाकी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मैंने सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल की बात की, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल से एक आइडिया आता है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 2-3-5-6 क्वार्टर्स में क्या हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैंने पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल एक्चुअली मैंने एनालाइज करके वीडियो बनाया, एनालाइज तो बहुत करता हूँ, बट येस डेफिनेटली मैंने वीडियो बनाया है। तो आपका फीडबैक आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा फीडबैक। मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है एडिटिंग करो, यहाँ से ये डालो वहाँ से वो डालो। इट्स अ प्लेन रॉ वीडियो बेस्ड ऑन जस्ट प्योर नॉलेज। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि इन 3 कंपनीज में आपको क्या करना है। ओवरऑल एक ही चीज़ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि नेक्स्ट के जो 6 मंथ्स हो गए या 7 मंथ्स, वो इन कंपनीज के बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। सो इन पे और इन डेप्थ एनालिसिस आपको भी करनी चाहिए, खुद ही दिमाग लगाना चाहिए कि क्या है इन कंपनीज में, क्यों इतनी कंपनीज और ये सेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड just share with your friends who are invested in this company. Thank you.